Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14th May of 2021 and it's a Friday today. चलिए आज की द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हम हर एनालिसिस से पहले पूछते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो है हंगरी कंट्री। अब आपको बताना है कि हंगरी किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कहाँ पे है ये सिचुएटेड और इसकी कैपिटल क्या है। दो चीज़ आपको बताना है कि इसकी कैपिटल कहाँ है और कहाँ पे सिचुएटेड है, किस कॉन्टिनेंट में। क्या कहते हैं, यह दो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन बतानी है। और आपको इन क्वेश्चंस का अगर आपको हंगरी के बारे में नहीं पता चलता या आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या है, तो हम उसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल में शाम तक डाल देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउन साइड कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर भी एक लिंक दिख रहा होगा, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को में डायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ शाम को आपको इसका आंसर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह की एनालिसिस को शुरू करने के लिए हमारी द हिंदू एनालिसिस चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। चलिए आज की एनालिसिस को शुरू किया जाए। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, स्पुतनिक वी शॉट्स टू बी अवेलेबल इन इंडिया नेक्स्ट वीक सेज गवर्नमेंट। कि कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि नीति आयोग मेंबर्स ने कि वी आर वर्किंग टू सिक्योर इनहेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, की वो पूरी तरह से वर्क करें नीति आयोग मेंबर्स की पूरी तरह से जो वैक्सीन है वो अवेलेबल कराए जा सके जितने जल्दी से जल्दी हो पॉसिबल। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है जो डेवलप की गई है गैमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ रशिया। ये आप याद रखिएगा कि स्पुतनिक वी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी ये वैक्सीन, तो इसलिए ज़रूरी है कि किसके द्वारा बनाई गई ये आपको याद होना चाहिए। गेमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ रशिया। आप इसे भी ऐसे भी आ सकते हैं जीएनसी रशिया, इसे भी ऐसे भी लोग याद रखते हैं। तो जीएनसी रशिया के नाम से आप याद रख सकते हैं। जीएनसी गेमेलिया और नेशनल सेंटर तो आपको याद ही रहेगा, तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है। तो नीति आयोग ने कहा है जितना जल्दी हो सके हम पॉसिबल कराएंगे कि इंडिया में वैक्सीन जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं लोगों को अवेलेबल कराई जाए और नेक्स्ट वीक तक इसके शॉट्स अवेलेबल होंगे, ऐसा नीति आयोग मेंबर्स का कहना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, कोविशील्ड सेकेंड डोज जो है वो अब 12 से 18 हफ्ते में लगेगा। कि जो गैप दिया जाता था, जो कम गैप था, जो लगभग दिया जाता था 6 से 8 महीने हफ्ते का, वो अब जाके 12 से 16 हफ्ते का दिया जाएगा गैप। जिसको पहली वैक्सीन लगेगी, पहला डोज लगेगा, उसके बाद उसको 12 से 16 हफ्ते रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही उसको सेकेंड डोज लग पाएगा। तो इसमें यही बात की गई है कि जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की कोविशील्ड की, वो इतना तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस जो टाइम पीरियड था, जो एक टाइम पीरियड दोनों डोज के बीच में होना था, उसको बढ़ा दिया गया है। और इसके बगल में ही आती है कि स्पुतनिक वी को अभी हमने बात की पहली न्यूज़ में, जो स्पुतनिक वी है उसको अभी डीसीजीआई के द्वारा अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए दिया गया है। अप्रैल में अप्रूवल उसे मिल गया था और रशिया में तो इसे लास्ट ईयर ही मिल गया था। तो हम लोग देख लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होता है, डीसीजीआई। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये वर्क करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी अप्रूवल होता है, जितनी भी वैक्सीन्स क्या या जितनी भी फ्लूइड्स हैं जो सेरा इंडिया में ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स, उन सब का जो अप्रूवल होता है वो इनके अंडर ही आता है। डीसीजीआई कई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को भी देखते हैं। एक एपेलेट अथॉरिटी है, कहते हैं जो कि कोई भी डिस्प्यूट होता है जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड, उनके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। ये प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड को। एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वर्क करते हैं। और ये ट्रेन करते हैं ड्रग एनालिस्ट जो डेप्यूट होते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज से, और या जो किसी और इंस्टीट्यूशन से, उनको भी ये ट्रेन करते हैं ड्रग एनालिस्ट के रूप में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, वाई नॉट प्लेस कन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, आज सुप्रीम कोर्ट। इसमें बात की गई है कि जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर क्राउडिंग ना हो जेल्स में। कि जैसे हम जानते हैं उनकी स्टेटमेंट थी कि टोटल ऑफ लगभग 18 लाख इमेज जो है वो एडमिट है जेल्स में 2019 में, ऐसा जो डाटा था उसमें बताया गया। और उसमें से जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो 3,30,000 है।
इसलिए कहा गया है कि ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि कहते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ बजट भी रखा जाता है प्रिजन्स के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कहते हैं विक्टिम्स हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे जो कहते हैं इमेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इसलिए उनका बजट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए कि ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ प्रिजन्स में क्या कहते हैं कोविड-19 फैल गया था, काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हुई। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेंच ऑफ जस्टिस यू ललित और के एम जोसेफ की जो बेंच थी उसने हाईलाइट किया इस इशू को और कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हाउस अरेस्ट होता है उसकी तरफ हम क्या कहते हैं झुकाव करें, कि इस कोविड-19 को देखते हुए कि लोग जो विक्टिम्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, जिससे जो ओवर क्राउडिंग है वो उसको रोक सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हाई कोर्ट टेक स्वाइप एट इरिटेटिंग डायलर ट्यूनर वैक्सीनेशन। इसमें बात की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, यू आर नॉट वैक्सीनेटिंग पीपल बट यू विल से दैट वैक्सीनेशन लगवाइए। कि जैसे हम जानते हैं कि हम किसी को भी कॉल करते हैं तो पूरी तरह से एक डायलर ट्यून लगी है, हर किसी के किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और उसमें कहता है कि वैक्सीन लगवाइए, कहते हैं वैक्सीन लगवाइए। तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कहाँ से लगवाएं वैक्सीन, जब है ही नहीं वैक्सीन। तो ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये वैक्सीनेशन के लिए जो ये डायलर ट्यून लगाई गई है, जब वैक्सीनेशन इतनी क्या कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं कराई जा पा रही है, कि लोगों को फर्स्ट डोज ही नहीं लग पा रहा मैक्सिमम लोगों को, और क्या कहते हैं हर स्टेट में एक एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है वैक्सीन लगने की। तो इसलिए कहा गया कि ये इस तरह की जो इरिटेटिंग डायलर ट्यून है उनको भी नहीं लगे रहना चाहिए। जब वैक्सीन आ जाए तब आप इस तरह की डायलर ट्यून चलाएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, डाटा कंसल्टेंट लॉन्चेस वेबसाइट टू ईज प्लाज्मा डोनेशन प्रोसेस। कि एक क्या कहते हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वेबसाइट शुरू की है, फाइट अगेंस्ट covid19.org। ये साइट शुरू की गई दिव्या जैन के द्वारा। उन्होंने क्या कहते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सोशल मीडिया का यूज़ करके जो प्लाज्मा डोनेशन को है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिटिकल जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक होने के लिए प्लाज्मा ज़रूरत होती है। प्लाज्मा अगर यूज़ होता है तो वो जल्दी रिकवर करते हैं। तो उसे कहा गया कि उन्होंने मिलकर एक वेबसाइट शुरू की, फाइट अगेंस्ट covid19.org, जिसमें उन्होंने कई छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया, धीरे धीरे करके बड़ा बढ़ गया और वो प्लाज्मा डोनेशंस को लगभग कई सिटीज़ में वो लोग अरेंज करवाते हैं कि जल्दी से जल्दी अरेंज हो पाए और लोगों को क्या कहते हैं प्लाज्मा डोनेट करें, ये भी इसके लिए भी मोटिवेट करते हैं लोगों को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ऐप टू व्यू सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स लॉन्च्ड। कि जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त सीजीआई क्या कहते हैं एनवी रमन, उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितने भी जजमेंट्स होते हैं उनको टेलीकास्ट कराया जाएगा लाइव। ऐसा हमारे सीजीआई का कहना है। इससे उनका कहना था कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो ऑनर प्रिंसिपल है, जो जुडिशियल प्रोसेस है कंट्री में, उनको लोग जान पाएंगे किस तरह से कहते हैं किस इशू को हैंडल किया जा रहा है। हियरिंग सब केसेस की देखी जाएगी वहाँ पे पब्लिक कोर्ट रूम्स में, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से लाइव होगा। और तो इसलिए ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक भी इसे देख पाएगी। तो इसमें रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जो रोल ऑफ मीडिया जो था वो कुछ भी अगर बिल्कुल एक आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी क्या जजमेंट चल रहा है। तो ये ऐप काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसीडिंग्स हैं जितने भी जजमेंट्स हैं उनको क्लियर करेगा लोगों के मन में कि वो गलत है सही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इसके नीचे ही आती है कि आसाम एनआरसी अथॉरिटी ने सीक किया री वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स लिस्ट। कि जो आसाम नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स है, उन्होंने वो अथॉरिटी है, उन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो कॉम्प्रिहेंसिव और टाइम बाउंड री वेरिफिकेशन है सिटीजन्स का, सिटीजनशिप लिस्ट का, उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें कुछ समय की ज़रूरत है, जिससे वो अच्छी तरह से सिटीजन्स लिस्ट को इम्प्रूव कर सके, री वेरीफाई किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स ऑन 10 अक्टूबर। कि जैसे हम जानते हैं कि जो जून में पेपर था 27 जून को, वो अब शिफ्ट कर दिया गया 10 अक्टूबर को। अब होगा 10 अक्टूबर 2021 में। तो अब जाके ये शिफ्ट कर दिया गया है लगभग 3-4 महीने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त भी हो, क्योंकि कंडीशन को देखा जाएगा। अगर कंडीशन सही नहीं रही तो क्या कहते हैं सम्मान तो रहे कि कंडीशन सही हो जाएगी, क्योंकि
वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है। कल ही हमने इस पे एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं उसे। और आप क्या कहते हैं upsc.gov.in पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। upsc.gov.in पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में दिख जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। OCI स्ट्रंग बाय होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। इसमें बात किया है कि जितने भी मैनी आर कंसर्न्ड एट द फ्रेश रूल रिक्वायर प्रोफेशनल सेंटर फी टू ऑब्टेन अ स्पेशल परमिट। कि जो जितने भी जो OCIs मिलते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स को मिलेंगे जो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। वो एक स्पेशल परमिट होगा, उनको ही OCIs का जो परमिशन है वो दिया जाएगा। तो OCI को हम लोग देख लेते हैं, OCI होते क्या हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं अलग से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा OCI किसी पर्सन को कब कहा जाता है। वॉज अ सिटीजन ऑफ इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1915। कोई भी सिटीजन रहा हो 26 जनवरी 1950 में या उससे बाद में, या एलिजिबल हो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए ऑन 26 जनवरी 1950, उसे भी OCI कहा जाता है। चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, या अकॉर्डिंग सेक्शन 7A ऑफ द OCI कार्ड रूल, जो भी एप्लीकेंट है वो नॉट एलिजिबल फॉर OCI कार्ड इस अगर उसका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो सिटीजन हो पाकिस्तान या बांग्लादेश के, अगर वो सिटीजन होंगे तो वो इस रूल के अंदर नहीं आते हैं, तो वो OCI इंडिया के नहीं हो सकते। तो कैटेगरी ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। ये इनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, उनको इंडिया कई मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये इंडिविजुअल रजिस्टर्स होते हैं OCI और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये लोग क्या कहते हैं रजिस्टर किए जाते हैं और एलिजिबल होते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। जितने भी इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इन्हें कोई स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको स्पेशल बैंक अकाउंट्स भी मिलते हैं इंडिया में, जो बाय कर सकते हैं नॉन फार्म प्रॉपर्टी को, एक्सरसाइज कर सकते हैं ओनरशिप राइट्स को, और अप्लाई भी कर सकते हैं। पैन के लिए भी अप्लाई ये लोग कर सकते हैं OCI के लिए। आप ये याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या वो नॉन फार्म प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ वो लोग कर सकते हैं OCI से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया स्टिल रेजिस्ट कम्युनिटी स्प्रेड टैग। कि इंडिया अभी भी रेजिस्ट कर रहा है कि इंडिया में भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाया है, हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन WHO का क्लासिफिकेशन है, उसने इम्प्लीकेशन लगाया कि इस तरह की अप्रोच को देखते हुए क्या कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, इसीलिए इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इंडिया में, ऐसा WHO को कहना है। लेकिन अभी भी इंडिया ने रजिस्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड को हमने रोक लिया है। इसके बगल में ही नोटिस आता है कि NHRC ने नोटिस किया है गवर्नमेंट को कि जितने भी जो बॉडीज़ पाई गई गंगा में, क्या कहते हैं बिहार में, जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट्स को क्या कहते हैं नोटिस भेजा गया है कि जितनी भी बॉडीज़ फाउंड हुई जो रिवर गंगा में, जैसे कुछ जगहों पे बिहार के, तो वो कैसे कैसे ये पाई गई, किन लोगों ने बहाया इन्हें, तो उस पर नोटिस ये भेजा गया है। तो इसमें NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं क्या होता है NHRC। NHRC एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इसे स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। ये प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर वर्क करती है, जिसे अमेंड किया गया था 2006 में। इसने अभी अपनी सिल्वर जुबली मनाई 25 साल 12 अक्टूबर 2018 में, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये एक तरह से वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स ऑफ द कंट्री का। इसे बनाया गया था जैसे पेरिस प्रिंसिपल्स बनाए गए थे पेरिस में ह्यूमन राइट्स के लिए, को प्रोटेक्शन के लिए अक्टूबर 1991 में, उसी तरह इसे भी बनाया गया था। इसे क्या कहते हैं इंडोर्स किया गया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, पेरिस एग्रीमेंट्स को, पेरिस प्रिंसिपल्स को यूनाइटेड नेशन द्वारा 20 दिसंबर 1993 में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रिलैक्स FCRA नॉर्म्स ईज रिलीफ फ्लो सेज NASSCOM। एक NGO है, क्या कहते हैं उसने कहा है कि इन्फोटेक इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है NASSCOM, उसने अर्ज किया है कि क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो टेम्पररी रिलैक्स करें जितने भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उनको थोड़ा सा ईज़ किया जाए, जो कोविड-19 रिलीफ जितना भी है वो बाकी कंट्रीज से आ सके,
और इंडिया के लोगों को प्रोवाइड किया जा सके और ऑथराइजेशन जितना भी WHO अप्रूव वैक्सीन हैं वो इंडिया में आ सकें, जो वैक्सीन शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए वर्क कर सकती है। तो इस पर क्या कहते हैं, NASSCOM ने कहा है PMC की जितने भी FCRA नॉर्म्स है उनको कंट्रोल करें। आप बताइए FCRA का अमेंडमेंट कब हुआ है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट कब हुआ है? ये आप क्या कहते हैं सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे अगर आपको याद ना हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का एडिटोरियल अब देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है टेम्पररी रिस्पाइट। इसमें बात की गई कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, जो बूस्ट करेगी हमारे डिमांड को, उसको कैसे मेंटेन रखना है, उस पर इसमें बात की गई है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आता है वो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको हम लोग अलग से देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो वो एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए, ये कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, डिसमिनेटिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को भी करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में यही बात की गई प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, कि उसको बूस्ट करने के लिए कैसे हम अपना वर्क कर सकते हैं। इसके नीचे ही जो एडिटोरियल आता है वो है आसाम ब्रीफ। जैसे हम जानते हैं कि अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर बने गए हैं, अभी इलेक्शंस था वहाँ पे, और बीजेपी ने वहाँ पे जीत कहते हैं दर्ज की है, और उसके बाद वहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको CM अपॉइंट किया गया है। इससे पहले भी बीजेपी थी, लेकिन उस वक्त थे सर्बानंदा सोनोवाल, और अब हिमंता बिस्वा शर्मा को एक काफ़ी पब्लिक फिगर और एक काफ़ी फेमस फिगर भी आसाम के हो चुके थे पिछले 5 सालों से। ये पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और उसके बाद से ही ये काफ़ी फेमस फिगर भी थे, क्या कहते हैं वहाँ पे इनका काफ़ी नाम भी था, इसलिए बीजेपी ने इन्हें इस बार CM बनाया गया। तो इसमें वही बात की है कि उन्होंने सिटीजनशिप के बारे में कई बात की है, कि जो बीजेपी का इवेजिव पोजीशन सिटीजनशिप का, उसके साथ वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इसके बगल में जो एडिटोरियल आता है, इसके जो बगल में एडिटोरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो आता है म्यूकोरमाइकोसिस। ये क्या है, ये क्या रिस्क है लिखा है इसमें। इसमें ये बीमारी की बात की गई है। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, और क्या कहते हैं जितने भी ICU में पेशेंट्स थे उनमें कुछ सिम्टम्स देखे गए जो कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे। वो ठीक होने के बाद उनके अंदर कोई क्या कहते हैं फैक्टर्स देखे गए, काफ़ी दिक्कतें, अलग अलग तरह की दिक्कतें हुई लोगों को, साइड इफ़ेक्ट्स हुए कई तरह के। तो इसमें वही बात की है कि कुछ लोगों को पुअर इम्यूनिटी हो गया, कुछ लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। ये म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है? ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये जो फंगल होता है म्यूकोरमाइसिटिस, उसके द्वारा ये होता है, और उसके कारण पुअर इम्यूनिटी हो जाती है, और जिन लोगों को पुअर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को ज़्यादा क्या कहते हैं ये डैमेज करता है, कई तरह के दिक्कत हो सकते हैं, और HIV या एड्स हो तो और ज़्यादा दिक्कत है, या जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें वही बात की गई कि उसके कारण लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों की जो हमारी आइस मसल्स होती है वो भी बस्ट कर जाती है, जिसके कारण लोग ब्लाइंड भी हो रहे हैं, कुछ केसेस देखे गए। साथ ही साथ कुछ लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो रही है, वो भी म्यूकोरमाइकोसिस ही है। तो हम लोग इसको अलग से देख लेते हैं क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक ब्लैक फंगस या ऐसे कह सकते हैं जाइकोमाइकोसिस, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ये कोई रेयर फंगल इन्फेक्शन है। ये जो क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ मोल्ड जो म्यूकोरमाइकोसिटिस होते हैं फंगस, उसके द्वारा होता है। इसके कई टाइप्स हैं, जैसे राइनोसेरेबल जो स्प्रेड करता है ब्रेन को डैमेज कर सकता है अगर हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। पुल्मोनरी माइकोसिस, ये हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं या कैंसर के इशू को बढ़ाता है। किसी भी इंसान को कैंसर हो सकता है इसके बाद, कोविड-19 के बाद। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माइकोसिस, ये जो छोटे इन्फेंट्स हैं उनको भी हो सकता है, जो छोटे बच्चे हैं। एंटीबायोटिक सर्जरी या मेडिकेशंस के समय उनको दिक्कत हो सकती है, और वो जो उनकी जर्म से लड़ने की जो शक्ति है उसको भी कम कर देता है। यूक्यूटेनियस माइकोसिस, ये एक तरह से ब्रेक करता है हमारे स्किन ट्रॉमा को, जो बर्न या अदर जो स्किन ट्रॉमा है उसको भी ये वीकन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को।
डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, ये हमारे ब्रेन को ये भी इफेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम जो हमारे पूरे इफेक्ट करती है हमारे अनदर पार्ट ऑफ बॉडी को, पूरे जो फ्लो होती है उसको भी क्या कहते हैं डैमेज करता है। जो हार्ट, स्किन, इसको भी डैमेज करता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो इनहेलेशन, इनोकुलेशन या इंजेक्शन ऑफ स्पोर से होता है, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो लंगस को भी डैमेज कर सकता है। ये पीपल टू भी ट्रांसमिशन होता है और पीपल टू एनिमल भी। इसके जो सिम्टम्स देखे गए, ये जनरल सिम्टम्स इसके देखे गए, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग की एक साइड से आपका फेस स्वेल करने लगे, सर दर्द हो, नेसल या साइनस कंजेशन हो, ब्लैक लेजिशन हो, इस तरह के कई इश्यूज हैं उनके कारण। इसका जो ट्रीटमेंट है ये किसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन कि उससे नहीं किया, इसमें कोई एंटी फंगल मेडिसिन नहीं है जो प्रिवेंट कर सके। जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो उसके लिए रिक्वायर सर्जरी टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू, कि इसको किसी दवा से सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है कि जो अफेक्टेड टिश्यू है उसको हम लोग ख़त्म कर सकें। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन जो है वो, जो आई साइट या नोज़ या जॉ, जो क्लिनिकल इंटरवेंशन हैं उनको ना हो, उनको हम रोकने के लिए हम सर्जरी करवा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगले जो पेज है ओपेट का, इसमें आप इस पेज को जरूर पढ़िएगा। ये जो ये क्वेश्चन है, शुड पॉलिटिकल प्रिजनर्स बी रिलीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि जो जितने भी नेता जो प्रिजन में हैं, जो किसी न किसी घोटाले या किसी भी चीज़ के लिए, उनको रिलीज कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस आंसर्स को जरूर लिखिएगा भी एक बार, और उससे पहले आप इसे एक बार पढ़ भी सकते हैं इस ओपेट को। तो उसके नीचे ही आता है रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। इसमें बात की गई मेडिकल एजुकेशन के ऊपर कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर, जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे और तरह से रिफॉर्म करें मेडिकल एजुकेशन को, और जल्दी से ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोग जनरेट करें, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। हर कॉलेज में क्या कहते हैं ज़्यादा सीट्स पढ़ाई जाए मेडिकल एजुकेशन को, जिससे हम हेल्थ केयर वर्कर्स को इम्प्रूव कर सकें। इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत आती है, अभी तो कोविड-19 की दिक्कत चली रही है, लेकिन इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम ज़रूरी है कि इसको रिफॉर्म किया जाए मेडिकल एजुकेशन को। इसके बगल में ही जो कार्टून सेक्शन आता है, जैसे हम देखते हैं कि नोवैक्स आर्क, ये बहुत ही फेमस स्टोरी आपने पढ़ी भी होगी, नाव वाली। उसमें इसमें वैसी तरह ही दिखाया गया है कि थर्ड वेव आने वाली कोरोना की, और हमारे पीएम मोदी जी क्या कहते हैं वो नोवाक आर्क को लेके लोगों को उसमें बैठा के निकल दिए हैं थर्ड वेव से कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस एडिटोरियल में एक तरह से कई इसके मीनिंग आ सकते हैं। आप अपना अपना मीनिंग अपने समझ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।